नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सावधान हो जाइए क्योंकि दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। मस्कट में एक तरफ अमेरिका के साथ शांति की मेज पर मीठी मीठी बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इस ईरान के मिसाइल अड्डों पर महाविनाश का बटन सेट किया जा रहा है। तेहरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल निकाल ली है, जिसका नाम है खुर्रमशहर 4, और इसे न सिर्फ बाहर निकाला गया है बल्कि इसकी तैनाती फ्रंट लाइन पर कर दी गई है, एकदम होर्मुज स्ट्रेट के करीब। तो एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ सरासर धोखा। ईरान शांति तो चाहता है, लेकिन क्या अमेरिका शांति की आड़ में हमले के मौके ढूंढ रहा है? याद कीजिए 2025 का वो मंजर जब इसी खुर्रमशहर 4 ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को धुआं धुआं कर दिया था, और इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके रोक नहीं पाया था। आयरन डोम धरा का धरा रह गया था, और एक बार फिर से उसी खतरनाक हथियार को ईरान ने एक्टिवेट कर दिया है, और कहते हैं निशाने पर सीधा यूएसएस एब्राहम लिंकन है, जिस जंगी बेड़े को आप इस वक्त यहां देख रहे हैं। तो क्या अमेरिका इस ट्रैप में फंस चुका है और मिडिल ईस्ट में एक ऐसी आग लगने वाली है जिसे बुझाना भी नामुमकिन माना जाएगा? ईरान और अमेरिका की बातचीत एक कवर है, और ईरान खुर्रमशहर 4 की तैनाती करके यह याद दिला रहा है कि अगर बातचीत फेल हुई तो सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में कयामत ही एक जवाब होगा। बस ट्रिगर दबाने की देर है। ईरान के इरादे साफ हैं, वो शांति की आड़ में अपनी मिसाइल शक्ति को धार दे रहा है। अगर बातचीत नाकाम हुई तो मिडिल ईस्ट, जहां से दुनिया में सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है, वो इलाका आग में भस्म हो जाएगा। दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, और जो ये सन्नाटा आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में और ईरान में, सतर्क हो जाइए क्योंकि यह खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है। तो क्या मिडिल ईस्ट में 2026 की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है? आज इसी पर बड़े पैनल के साथ एक बड़ी चर्चा। क्या तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा ओमान में लिखी जा रही है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मिडिल ईस्ट से होगी? एक तरफ मिडिल ईस्ट में ट्रंप के लड़ाकू बेड़े की तैनाती ने तेहरान की नींद उड़ाई हुई है, तो दूसरी तरफ खामनेई अपने सबसे घातक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को लेकर तैयार है, और इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की ओर इसकी तैनाती कर दी गई है। तो क्या ये बातचीत का महज नाटक रचा जा रहा है और दूसरी ओर महायुद्ध की तैयारी की जा रही है? क्या अमेरिका के साथ जारी ये डायलॉग सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है? क्या ईरान सिर्फ बदले का मौका ढूंढ रहा है? इतिहास गवाह है, ईरान की जुबान पर कम और उसकी मिसाइलों पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। बढ़ता तनाव मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है, और ईरान की ओर से अपनी खुर्रमशहर 4 मिसाइल की तैनाती कर दी गई है, और इसके टारगेट पर है इजराइल, अमेरिकी बेस और यूएसएस एब्राहम लिंकन। अमेरिकी नौसेना, जिसमें यूएसएस एब्राहम लिंकन भी शामिल है, इजराइल भी इस पर पैनी नजर रखे हुए है। लेकिन खुर्रमशहर 4 मिसाइल ये कोई आम मिसाइल नहीं है। 12 दिन के युद्ध में इस मिसाइल ने अपना जलवा दिखाया था। वो मिसाइल जिसने इजराइल की सांसें रोक दी थी। याद कीजिए 2025 का वो साल जब इसी खुर्रमशहर 4 मिसाइल ने इजराइल के अजेय कहे जाने वाले आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को तार तार कर दिया था। 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता और 1500 किलो बारूद ले जाने की ताकत। जब यह मिसाइल किसी इलाके में गिरती है तो उस इलाके में राख के अलावा कुछ नहीं बचता है, और इसी खुर्रमशहर 4 मिसाइल की तैनाती आईआरजीसी ने एक अंडरग्राउंड सिटी में कर दी है। 2025 में खुर्रमशहर 4 मिसाइल ने इजराइल को दहला दिया था। 12 दिन के युद्ध में ईरान ने इजराइल को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका को चेतावनी है कि ईरान से दूर रहो, वरना इस मिसाइल का दोबारा इस्तेमाल होगा।
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अब इस पर्दा है, क्योंकि पर्दे के पीछे ईरान ने अपनी सबसे खूंखार मिसाइल को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। यकीन मानिए, ये बातचीत नहीं, ये जंगी तैयारी है। दुनिया को लग रहा है कि ये कूटनीति चल रही है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है। ये टेबल टॉक से इफेक्ट ट्रैप है, वो बातचीत का बहाना जिसको सामने रखकर दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने का एक मौका ढूंढ रहे हैं। खुर्रमशहर 4 की तैनाती का मतलब क्लियर है। ईरान समझौते के मूड में नहीं, बल्कि सीधे प्रहार की फिराक में है। खुर्रमशहर 4 जिसका ट्रेलर इजराइल देख चुका है, आपको उसकी ताकत और खासियत के बारे में एक बार बताते हैं। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। MRBM अधिकतम रेंज 1200 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया की मुसूदान मिसाइल पर आधारित है। इसे मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। ईरान की IRGC एरोस्पेस फोर्स के अधीन है। लंबी दूरी पर सटीक निशाना लगाने की ताकत है। इसके अलावा और क्या तैयारी है वो भी देख लीजिए। खामनेई ने अबू महदी मिसाइल को भी एक्टिवेट कर दिया है। एक आसमान से आएगा तो दूसरा समुद्री सतह से आएगा। ईरान की नेवल क्रूज मिसाइल है अबू महदी। ईरान ने 2600 किलोमीटर रेंज का दावा किया है। इस मिसाइल की रेंज में अरब सागर का एक बड़ा इलाका, ओमान की खाड़ी, पारस की खाड़ी, इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेसेस आते हैं, जो कि खासकर तटीय इलाकों में हैं, जो समुद्र से लगे हुए हैं। रेंज में कतर का अल उदैद, UAE का अल दफरा बेस है। मिसाइल की रेंज में अरब सागर में तैनात USS एब्राहम लिंकन भी है। तो एक तरफ अबू महदी है, दूसरी तरफ खुर्रमशहर 4 है। ईरान का इशारा क्लियर है कि बातचीत फेल तो जंग शुरू, उसके बाद कोई दबाव नहीं, कोई समझौता नहीं। और ईरान को इतना वक्त मिल चुका है कि उसने अपने सभी वॉरहेड्स को सही जगह पर फिट कर दिया है। और उधर अमेरिका भी तन कर खड़ा है। वो अब बाइडेन की नरम कूटनीति नहीं कर रहा है, बल्कि ट्रंप की दादागिरी चला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को रेडी टू फायर मोड में डाल दिया है। अमेरिकी युद्धपोत फारस की खाड़ी में लंगर डाले खड़े हैं, लेकिन अमेरिकी युद्धपोत के लोकेशंस की जानकारी अब ईरान के पास है। याद कीजिए शाहिद 139 ड्रोन को, जिसने ईरान के पास मौजूद USS एब्राहम लिंकन की न सिर्फ लोकेशन ट्रैक की, बल्कि उसकी तस्वीर, उसकी एक्टिविटी, सब कुछ कैप्चर करके IRGC यानी कि तेहरान की आर्मी के पास पहुंचा दिया। और यह सब कुछ मुमकिन हुआ ईरान के दोस्त चीन की वजह से, क्योंकि USS एब्राहम लिंकन के लोकेशन को लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन है। यानी चीन आज की तारीख में ईरान को भर भर का सैटेलाइट डेटा मुहैया करा रहा है, 3D मैपिंग मुहैया करा रहा है, समुद्र में हो रही हलचल को ईरान को पहुंचा रहा है। इधर ट्रंप ने साफ कर दिया है, ईरान या तो शर्तें माने, या अपनी मिसाइल सरेंडर करे, या फिर अंजाम भुगतने को तैयार है। ट्रंप की डिक्शनरी में कॉम्प्रोमाइज शब्द कहीं नहीं है। वो कहते हैं डील होगी तो अमेरिका की शर्तों पर होगी। ईरान कह रहा है ईरान सिर्फ बातचीत करेगा तो परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करेगा, इसके अलावा कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं होगी। और पूरी दुनिया देख रही है कि मिडिल ईस्ट में क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन इस बीच एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों, इसे जानना बहुत जरूरी है। ईरान में रहने वाले अमेरिकी लोगों के लिए अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है। यूएस ने ईरान में अपने नागरिकों को अलर्ट किया है, जल्द से जल्द ईरान से निकल जाने को कहा है। उसका मानना है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन की आशंका बढ़ सकती है, इंटरनेट बंद हो सकता है, एयर स्पेस बंद किया जा सकता है, उड़ानें प्रतिबंधित की जा सकती हैं। इसलिए अमेरिकी फौरन ईरान छोड़ दें। और यह भी कहा है कि अमेरिकी सहायता अब तक नहीं आने वाली, इसलिए आप आर्मीनिया चले जाएं या टर्की चले जाएं। अब इसके मायने क्या हैं? इसके मायने यह है कि वार्ता के सफल होने की उम्मीद ना के बराबर है। बातचीत अगर टूटी तो कूटनीति डिरेल हो सकती है और ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। और अगर ईरान का अमेरिका के साथ युद्ध शुरू हुआ तो फिर सबसे पहले टारगेट होंगे अमेरिकी नागरिक, यूएस के आर्मी बेस जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, और इजराइल। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जो बातचीत की जा रही है, ये एक डेथ ट्रैप है। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए
बातचीत का हवाला तो दे रहा है, लेकिन ईरान को भी पता है कि इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर नहीं मानेगा। अमेरिका को ईरान का तेल भी चाहिए, अमेरिका को ईरान पर कंट्रोल भी चाहिए, अमेरिका को यह चाहिए कि ईरान उसके इशारों पर चले। इसलिए आईआरजीसी खामोश नहीं है। आईआरजीसी बंकर से लेकर तटीय इलाकों तक पूरी तैयारी में लगा हुआ है। खामनेई जानते हैं कि बातचीत में ट्रंप को हराना मुश्किल है, और ट्रंप इस बात को जानते हैं कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो अमेरिका बिना जंग के यहां से नहीं निकल सकता है। तो क्या ट्रंप इस जाल में फंस चुके हैं या खामनेई इस जाल में फंस चुके हैं? कौन किसके जाल में है? और क्या अमेरिका से इतनी दूर सिर्फ इजराइल के भरोसे ईरान का मुकाबला अमेरिका कर सकता है? इसका जवाब ना में है। इसलिए अमेरिका सैनिकों की तैनाती पर पैसा पानी की तरह बहा रहा है। अमेरिकी तैनाती पर हर दिन 60 से 125 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अमेरिका। यूएसएस अब्राहम लिंकन को ही आप देख लीजिए, एक दिन में एक करियर स्ट्राइक ग्रुप पर 17 से 21 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। एक ग्रुप पर हर रोज का खर्चा 50 से 75 करोड़ रुपए का है। थर्ड डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए तो एक बैटरी पर रोज 65 लाख से 1.25 करोड़ रुपए का खर्च है। पैट्रियट मिसाइल बैटरी की बात की जाए तो एक सिस्टम पर रोज 85 से 2.5 करोड़ रुपए का खर्च है। F-15E से लेकर F-35C तक फाइटर जेट ऑपरेशन पर 4 से 17 करोड़ रुपए का खर्च है। मिडिल ईस्ट में सैनिक और बेस लॉजिस्टिक्स पर रोजाना 8 से 25 करोड़ रुपए का खर्च आता है। हालात इतने नाजुक हैं कि एक छोटी सी गलती अमेरिका के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, जितना भी पैसा अमेरिका ने इस रीजन में डाला हुआ है, सब के सब चुटकी में टॉस पर जा सकते हैं। एक गलत फैसला या एक मिसाइल लॉन्च, एक गलत आदेश, मिडिल ईस्ट में ऐसी तबाही शुरू होगी जिसका अंदाजा दुनिया को नहीं होगा। ईरान अपनी तलवारें पैनी कर रहा है, इजराइल चुपचाप सब कुछ देख रहा है, वो भी पूरी तैयारी कर रहा है। ईरान के सुसाइड ड्रोन्स तैयार हैं, अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर्स आसमान में मंडरा रहे हैं। 2026 का यह साल कूटनीति का नहीं, ऐसा लगता है अस्तित्व की जंग का साल बनता जा रहा है। ईरान पर सैन्य एक्शन का खतरा बढ़ रहा है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी है। ईरान पर हमले के लिए B-2 स्पिरिट और B-52 बॉम्बर तैनाती है। F-22 और F-35 फाइटर जेट अमेरिकी ऑपरेशन में शामिल होंगे। डियागो गार्सिया और यूएसएस अब्राहम लिंकन से ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है। अली अल सलेम और प्रिंस सुल्तान बेस पर नए एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिए गए हैं। ईरान में टेंशन के बीच मिडिल ईस्ट में फोर्स पोस्टर भी बदल रहा है। तो यहां से 2-3 सवाल हैं। क्या ट्रंप समझौता करेंगे, कोई डील करेंगे ईरान के साथ? उस डील के तहत क्या खामनेई झुकेंगे, या फिर अबू महदी और खुर्रम शहर 4 मिसाइल के जरिए ईरान इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर आग बरसाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद भविष्य की गर्त में छुपा हुआ। और एक बार ये बातचीत अगर मस्कट में डिटेल हो गई तो अगले 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत क्रूशियल होने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए। सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, सिर्फ ग्लोबल साउथ के लिए नहीं, सिर्फ खाड़ी देशों के लिए नहीं, बल्कि ईस्ट और वेस्ट और साउथ हर तरफ के लिए। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्णिमानाथ नेता रिपब्लिकन पार्टी हमारे साथ जुड़ रही है, धीरज कौल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ सर का रुख करूंगा। यूके देवनाथ सर, एक तरफ मस्कट में बातचीत की कोशिश, बातचीत के प्रयास, दूसरी तरफ अबू महदी को शोकेस करना, और अब खुर्रम शहर 4 की तैनाती कर दी गई है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत फेल हुई तो ईरान अंजाम के लिए तैयार है। समझ में नहीं आ रहा कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है या मतलब पर्दे के आगे बातचीत चल रही है और पर्दे के पीछे गेम कुछ और ही चल रहा है। विवेक, अभी जो मस्कट में बातचीत चल रही थी, क्योंकि बातचीत फिलहाल खत्म हो गई है जी, ये तो ऐसे भी दोनों जो पार्टी हैं वो एक टेबल पर नहीं बैठ रहे थे। अमेरिकन डेलीगेशन अपना पॉइंट ओमान के कूटनीतिज्ञों को बता रहा था और ओमान के जो ऑफिशियल्स हैं वो ईरान को कन्वे कर रहे थे,
और इसी तरह से ईरान अपना जो रेस्पॉन्स है वो ओमान के ऑफिशियल्स को बता रहा था, जी। और ओमान के जो ऑफिशियल्स हैं वो उसको अमेरिकन डेलीगेशन को बता रहे थे। अ, तो बातचीत फिलहाल कंक्लूड कर ली गई है, और अभी तक कोई जॉइंट स्टेटमेंट या सिंगल सिंगल स्टेटमेंट भी उभय पक्ष ने जारी नहीं किया है। ईरान की तरफ से उन्होंने सिर्फ इतना कहा है अब कि बातचीत में न्यूक्लियर डील के बारे में बात की गई। अब ये भी कहा गया है ईरान की तरफ से कि हम बातचीत जब कंक्लूड किए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंक्लूजन में था कि फिर से जल्दी ही बातचीत के लिए मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह बातचीत फिर से जल्दी से शुरू होगी, और इस बीच अमेरिका और इजराइल आज रात से या कल से ईरान पर हमला शुरू नहीं कर देंगे, जैसा कि पिछले साल जून में हुआ था। बातचीत के बीच में ही बमबारी चालू हो गई थी। जी विवेक। सर, लेकिन सबसे इससे बड़ा सवाल यह है कि फिर ये मिसाइलों की तैनाती क्यों है? आखिर ये मिसाइल क्यों फिट किए जा रहे हैं? और दूसरी तरफ ईरान तो कह रहा है कि परमाणु कार्यक्रम के अलावा वो किसी मुद्दे पर बात नहीं करेगा, जबकि अमेरिका ने क्लियर कहा है कि आपको परमाणु कार्यक्रम के अलावा डिफेंस में जो आपने आईसीबीएम्स और एमआरबीएम बना रखे हैं, यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा आपका जो मिसाइल कार्यक्रम, आपको सारे मुद्दों पर बातचीत करें, आपको प्रॉक्सीज के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जबकि ईरान ने साफ मना किया है कि ईरान इन मुद्दों पर बात करेगा ही नहीं। हाँ विवेक, हो ये रहा है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार फिलहाल है ही नहीं, और निकट भविष्य में भी होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में ईरान की जो प्रतिष्ठा है, और एकमात्र कारण जिसके वजह से अमेरिका अभी भी बैकफुट पर है, वो ये है कि ईरान के पास इस तरह की मिसाइलें हैं जो कि ना सिर्फ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकन बेसिस पर हमला कर सकती हैं, वरन जरूरत पड़ने पर इजराइल तक जाकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये तो ईरान के लिए अस्तित्व का मामला है, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है कि वो कुछ भी हो जाए, अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है वहां रॉकेट्स और मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाना नहीं बंद करेगा। क्योंकि एक बार अगर ईरान के पास लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स नहीं है, अमेरिका फिर ईरान का वेनेजुएला बना देगा। जी पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूं। पूर्णिमा जी, आपको क्या लगता है कि अमेरिका बहाना ढूंढ रहा है और बातचीत महज एक तरह से ड्रामा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो मैं ये बताऊंगी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि अमेरिका वहाँ पे क्यों इन्वॉल्व है। वाई इज अमेरिका इन्वॉल्व इन एवरी सिंगल कंटिनेंट, एवरी सिंगल कंट्री? कभी डेमोक्रेसी के लिए, कभी न्यूक्लियर हथियार के लिए, कभी कम्युनिज्म के लिए, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दिया ही जाता है। लेकिन उसके पीछे कुछ और है ना, जो एक्सट्रैक्शन एक्सप्लॉयटेशन से हमारा कंट्री बना हुआ है, इसके बारे में भी बात करिए। दैट इज द होल रीजन, दैट इज द होल एंटायर एजेंडा, अमेरिकन हेजेमनी। आप आज से थोड़ी शुरू हुआ है, ईरान थोड़ी द फर्स्ट और लास्ट टारगेट है। अभी आज की सिचुएशन में हम लोग अगर देखेंगे, अमेरिका कितने सारे फ्रंट खुल के रखा हुआ है। ईरान खुल के रखा हुआ है, यूक्रेन रशिया खुला हुआ है, हमारा ग्रीनलैंड का इशू खुला हुआ है। थोड़ी दिन के बाद आपके, मैं तो कहती, तो पिछले शो में मैंने ये भी कहा था, आपके कंट्री के अंदर आपने ऑयल अगर मिलता इस तरह का 200-300 मिलियन रिजर्व्स, तो आपको आज ईरान नहीं, वेनेजुला नहीं, आपको हेटी बना देता। हेटी का हमारे यहाँ से कितना दूर है, लिटरली मियामी और न्यूयॉर्क आप ले लोगे, अभी 2000 किलोमीटर है कैरिबियन का। आप इनका हिस्ट्री पढ़ के देखिए, 1804 में उन्होंने स्लेव्स ने रिवॉल्यूशन किया था वहाँ पे उनको इंडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद उन्होंने डबल पेमेंट किया है फ्रांस को। उसके बाद फ्रांस को हटा के 1914 में लिटरली अमेरिका अंदर घुस चुका था। वहाँ पे 20 इयर्स ऑलमोस्ट उनके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था। इट वॉज ऑल एक्सप्लॉयटेशन। आज हेटी कहाँ पे है? वो पुअर थोड़ी था, वो तो रिच कंट्री था। आप आज उसको, हेटी को आप रिच कंट्री बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। वेस्टर्न कंट्रीज आर एक्सप्लॉयटर्स,
and they have done it. It's not just United States. लेकिन फ्रांस भी है, स्पेन भी है, पुर्तगीज भी था। हाँ आज कहाँ पे है? पोर्तुगल कहाँ पे है? हाँ। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सोचना कि अमेरिकन हेजेमन नहीं हमेशा खैर, ऐसे आज तो खैर इस बात पे अब तो खैर चर्चा बेमानी है कि भाई अमेरिका यहां क्या कर रहा है। अमेरिका को जहां जी लगेगा या फिर अमेरिका को जहां पॉसिबल लगेगा वो अपनी कार्रवाई डालेगा, और जहां खास करके अमेरिका को ऑयल नजर आएगा वो ऑयल वो देखेगा, वो अपने हिसाब से चलाएगा। आज ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा वेनेजुएला और अमेरिका मिलकर दुनिया के 68% ऑयल को निकालते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो खैर मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मैं आपके पॉइंट से भी सहमत हूं। धीरज कौल हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर धीरज कौल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। कौल साहब बहुत स्वागत है आपका। मस्कट में बातचीत हो रही थी, बातचीत खत्म हो चुकी है जैसे कि देवनाथ सर भी बता रहे हैं। लग रहा है आपको यहां से जंग टालने की कोई स्थिति बन रही है? दूसरी तरफ एक एक करके बैलिस्टिक मिसाइल ईरान निकाले जा रहा है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बताइए। हाँ, देखिए, ये सेम डायरेक्शन में जो हम बात कर रहे थे पहले कि निगोसिएशन को फॉरवर्ड ले जाया जा रहा है, ये एक वेलकमिंग स्टेप है। और आयतुल्ला के और उनकी रिजीम और उनकी फैमिली और उनके बेटे जिनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ अलग हैं, उनके लिए मुझे लगता है ये बेस्ट फेस सेविंग हो सकती है। एट द सेम टाइम यूएस ने तो अपने प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक के थ्रू वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, और अभी और डिप्लॉयमेंट हो रहा है यूएस नेवी का, आप देख ही रहे हैं, शिप्स और आ रहे हैं। लेकिन उसके काउंटर में अब ईरान अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो उनके डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम्स, उनको वहाँ पे लगा रहा है। इट्स अ ऑल प्रेशर टेक्टिक कि कैसे आप निगोशिएट करें, कैसे हम लोगों को जो चाहिए वो मिले। तो ये तो बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये एक पॉजिटिव मूव दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि देर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट जिससे फेस सेविंग आयतुल्ला रजीम की भी हो, और जो ग्राउंड पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको भी लगे कि somebody is there for them। तो it cannot be a win-win situation for all, but it could be like a face saving for the current regime, और एक nice transition का स्कोप और एक हेज क्रिएट हो जिससे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार ईरान में आए जो वहाँ के लोग खुद चाहते हों, कोई दूसरे देश के इन्फ्लुएंस में नहीं। तो मुझे तो ये एक पॉजिटिव मूव दिख रहा है। आई थिंक इट इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स व्हाट मे हैपन नेक्स्ट। नहीं, लेकिन खामेनेई मिसाइल क्यों फिट कर रहे हैं? जी हाँ, और ये सारे वो अब अबू महदी जिसका जिक्र हो रहा है पिछले एक हफ्ते से, वो देखिए वो एक क्रूज मिसाइल है और वो बिल्कुल समुद्र की सतह पर चलता है, और वो ये जिसके विजुअल्स भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और ऐसे ड्रोन्स और मिसाइल्स में इस जगह पे ईरान को टैकल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। करेक्ट, इसीलिए इसी को तो निगोसिएशन कहते हैं विवेक जी। हम लोग जब फाइनेंशियल काम करते हैं तो हम भी बिड करते हैं, हमें दूसरी कंपनीज की वीकनेस पता होती है, उनको हमारी पता होती है। निगोसिएशन में यही होता है, हमें पता है ईरान को कहाँ पे टची और सॉफ्ट पॉइंट है। ईरान इज नॉट लाइक लिविंग इन केव एजेस, उनको भी पता है हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी, क्या एम्यूनेशन है, पेलेंटियर कहाँ पहुंच चुका है, डिफेंस टेक क्या है, कितने डीप पेनिट्रेशंस हैं, हमारे एजेंट्स ऑन द ग्राउंड क्या, उनको पता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो भी अपना एक एरिया और फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, इसलिए अपने बेस्ट टूज दे आर पुटिंग देयर बेस्ट शूज टू शो अस व्हाट दे हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ डैमेज दे कैन इन्फ्लिक्ट ऑन ट्रेड ऑफ हॉर्मुज एंड द अदर एरियाज अराउंडिंग। और वो ये भी दिखा रहे हैं कि हमारे जो बेसिस हैं और हमारे अलाइज हैं उन पे कितना डैमेज वो इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो कैसे दिखा सकते हैं? एक्टिव बम्बार्डमेंट की जगह वो अभी अपने एम्यूनेशन दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इट्स अ निगोशिएशन टेक्टिक, ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। जी, हमारे साथ मेजर जनरल अली शाह जुड़ रहे हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनके पास भी चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं देवनाथ सर का एक रिएक्शन चाहूंगा कि अगर ये बातचीत फेल हुई देन क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट में आप कोई वॉर देख रहे हैं? मुझे लगता है कि दोनों देश इस स्थिति में है कि अब से अगले 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल है। विवेक, क्या टॉक्स खत्म होने पर, और अगर अमेरिका का इंटरप्रिटेशन है कि टॉक्स सक्सेसफुल नहीं रहे, यानी ईरान नहीं दबा,
तो क्या अमेरिका हवाई हमला कर देगा? वो है सवाल। फिलहाल अमेरिका में उनकी जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो हमला शायद नहीं करना चाहती है। पेंटागन शायद हमला नहीं करना चाहती है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि पेंटागन का आकलन है कि अगर 200 जहाज भेजकर 400 बॉम्ब गिरा भी दिए तो ठीक है, ईरान को थोड़ा बहुत मिलिट्री नुकसान होगा, ईरान को थोड़ा बहुत न्यूक्लियर प्रतिष्ठान में नुकसान होगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अमेरिका क्या बमबारी करना शुरू करेगा? पेंटागन फिलहाल नहीं चाहता कि अमेरिका बमबारी शुरू करे, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप एज ए फेस सेविंग मेजर या ईरान पर और ज्यादा दबाव डालने के लिए बमबारी शुरू करेंगे? ऐसा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए, टॉक्स को खत्म हुए 3 घंटे हो गए अभी, हाँ। और एक भी स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से नहीं आया। उसका मतलब है अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो एक तरह का एक बयान इश्यू करने की कोशिश कर रहा है जिसमें ऐसा लगे कि टॉक्स अच्छी तरह से हो गए, थोड़ी सी सक्सेस मिल गई, ईरान थोड़ा सा नरम पड़ गया, हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बहाना मिले अपनी फौज को ठंडा रखने के लिए। देखिए, कोई भी फौज लगातार एक हफ्ता, 15 दिन, 1 महीने तक अलर्ट में नहीं रह सकती, खास तौर से एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर विमान। समय आता है जब एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर्स, मशीन है दोनों, उनको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो आप, मेरा जो अनुमान है, अभी कल ही बयान जो आएगा वॉशिंगटन से, व्हाइट हाउस का, कि अच्छी टॉक्स हुई, हम फिर मिलेंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर पीछे रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन पोर्ट में ले जाया जाएगा। जी नहीं, लेकिन सर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी है। मेजर अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमेरिकी नागरिकों के लिए अमेरिका की वर्चुअल एम्बेसी ने कहा है कि आप ईरान फौरन छोड़ दें, चाहे आप समुद्र के रास्ते से निकलें, सड़क से निकले, हवाई मार्ग से निकलें, जैसे हो सकता है निकले, वहां से आप फौरन निकलें। इसमें 2 रीजन बताए गए। एक तो ये कि ईरान में हालात ठीक नहीं है, अंदरूनी प्रदर्शन एक बार फिर से भड़क सकते हैं। दूसरा ये, जो रक्षा जानकार जैसे आप जैसे लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है कोई ऑपरेशन शुरू कर सकता है यूएस। मैं इस पर मेजर अली शाह का एक रिएक्शन चाहूंगा। और विवेक जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इतिहास में भी अमेरिका ने पहले ऐसी जबरदस्त डिप्लॉयमेंट कर रखी है और इस बार बहुत जबरदस्त डिप्लॉयमेंट हुई है। जैसे कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ ऑफ ओमान में लगा रखे हैं, उनकी सपोर्टिंग शिप्स वहां पर लगा रखी हैं। इतनी तगड़ी, जाहिर सी बात है कि घूमने तो नहीं जा रहे अमेरिका, कोई बड़ा कुछ प्लान करके जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका को हमला करना होता ईरान पे तो अब तक हमला कर चुकी होती। जैसे कि आपने बताया कि अगले 24 घंटे, इतने घंटे बहुत क्रूशियल हैं। बिल्कुल। ये अनुमान हम पिछले 2 हफ्ते से लगा रहे हैं विवेक जी। ये अनुमान हम पिछले 2 हफ्ते से ये कह रहे हैं कि अगले दिन तक देखते हैं। 24 घंटे करते करते ये 2 हफ्ते नहीं, लेकिन मेजर साहब ये 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये कि अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी, दूसरा पॉइंट ये कि बातचीत का कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं है। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी, यानी कि ये बिल्कुल ज्यादा एक तरीके से मैं इसको मानूंगा कि जब तक हमला नहीं हो जाता है तब तक हम इसको प्रेशर टैक्टिक्स ही मानेंगे, और जब तक अगर हमला करती है अमेरिका तो अलग बात है, तो हम इसको अलग नजर से देखेंगे। तब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है। अयतुल्लाह खोमेनी साहब एक अलग बंकर में जाके अपने बचाव के लिए वहां पे इनका तीसरा बेटा कमांड संभाल रहा है, वो कमिश्न ले रहा है, और इसी तरह की खबरें भी आ रही हैं कि अयतुल्लाह खोमेनी साहब शायद रूस भाग जाए, ये हो। देखिए, अमेरिका बिल्कुल वो बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत अक्लमंद है। उसके माइंड में क्या चल रहा है, अब देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब अमेरिका ने, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने याद किया और 2 घंटा बैठ के जो वहां पर की कार्ड में तो बिरयानी नहीं है, लेकिन फिर भी शायद स्पेशल बिरयानी बनाई होगी इनके लिए, और जो हुआ उस जिक्र को ऑप सिंदूर पे लोगों को लगा कि शायद ऑप सिंदूर पे जिक्र कर रहा होगा, लेकिन क्या पता इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो लंबी स्ट्रेटेजी है, वो बिजनेसमैन है, क्या पता कोई लंबी स्ट्रेटेजी कोई उन्होंने इसके ऊपर, ईरान के ऊपर, अगर वो पाकिस्तान के सैनिकों को बोले कि भाई यहाँ पर पीस प्लान में शामिल हो और यहाँ पे हमास के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं हमास से, लेकिन हमास के खिलाफ लड़ना है आपको, तो पाकिस्तान वहां पे भी तैयार हो जाएगा।
तो अमेरिका का ये बहुत लंबा सोचा हुआ एक स्ट्रेटेजी हो सकती है और एक एडवाइजरी जारी कर दिया है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक हमला नहीं करता ना अमेरिका, मुझे निजी तौर पे लगता नहीं कि अमेरिका हमला करेगा। मुझे तो लग रहा है वो कितनी भी एडवाइजरी जारी कर दे, कितने भी करीब आ जाए, आई एबल टू। जी, मुझे लग रहा है शायद उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं धीरज कौल साहब के पास जा रहा हूं। अभी एक रिएक्शन आया है, अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज आप लोगों को बता देता हूं। ईरान की तरफ से रिएक्शन आया, जो कि यूके देवनाथ सर एंटिसिपेटेड बता रहे थे कि वो कहेंगे कि अच्छी बातचीत रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। यही रिएक्शन आया है। लेकिन वो जो दो चीज़ें हैं, जो एक तरफ मिसाइल खुर्रमशहर 4 की तैनाती, दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका एडवाइजरी जारी कर रहा है। धीरज कौल साहब, देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सुबह इनका आ गया था ईरान की डिप्लोमेटिक टीम का भी, कि एक बहुत ही वेलकमिंग थिंग है। दे वर वेरी गुड टॉक्स, और अब हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट को। मैंने आपको ये बात कई हफ्तों से मैं बता रहा हूँ, अगर ईरान की रिजीम स्मार्ट है, दिस इज द डायरेक्शन दे विल गो। ग्राउंड पे उनका सपोर्ट बहुत खतरनाक तरीके से कम हो चुका है। ईरान के लोग, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, उनके जी। सोशल मीडियाज वो मुझे शेयर करते रहते हैं। वहां पे जो यूथ है, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव, दे वांट अ प्रोग्रेसिव कंट्री फॉर देमसेल्फ, दे वांट प्रॉस्पेरिटी। ये लड़ाई झगड़े सैंक्शन से लोग तंग आ चुके हैं, वो भी ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन वहां की जो रिजीम है, वो आपको पता है, आरजीसी जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो कि रिजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, वो आर्मी नहीं है, वो रिजीम को प्रोटेक्ट कर। उन्होंने बहुत एट्रोसिटीज की हैं पिछले महीनों में, हफ्तों के अंदर हजारों, दसियों हजार लोग मारे जा चुके हैं, बहुत हजार लोग प्रिजन में है। कोई भी रिजेंटमेंट करे, कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करे जो कि लिबरेटिंग हो और एंटी फंडामेंटलिज्म हो। देखिए, प्रोग्रेसिव इस्लाम इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन क्रश करके पुराने रिजीम्स का और फंडामेंटलिज्म उसको एनकरेज करने वाली जो वहां की रिजीम है, उसके खिलाफ वहां के खुद के लोग खड़े हो रहे हैं। दे आर वेरी प्रोग्रेसिव पीपल, और मुझे नहीं लगता है हम कोई होंगे ये बताना कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। वो हिस्ट्री दिखाएगी, आपको ग्राउंड पे चीजें दिखाएंगी। और अमेरिका का जो भी ये स्ट्रेटजी है, आपको जो दिख रही है, जो आप इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मुझे तो ये दिख रहा है कि वी आर प्रोवाइडिंग सॉफ्ट सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन अंदर से ही कुछ आएगा। और मुझे ये दिख रहा है कि अब लोग अपने खुद ही डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन को वहां लाएंगे। आयतुल्ला के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि उनके ऊपर केसेस ना चलें, उन्हें इम्यूनिटी मिल जाए और फेस सेविंग मिल जाए। मुझे नहीं दिख रहा कि वो कंट्री छोड़ के कहीं चले जाएंगे या ऐसे। I don't feel that way because he's still has a lot of support on ground from some of the people there in higher positions. लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि वहां पे एक रिजीम चेंज आएगा और वो पीसफुली आ जाए। दैट इज द बेस्ट फॉर एवरीबडी, और जो वहां की जनता चाहती है उसके अकॉर्डिंग्स में आए, ना कि हम जो चाह रहे हैं या फिर कोई वेस्टर्न कंट्रीज चाह रही हैं या फिर पाकिस्तान जो चाह रहा है। ये कहानी है। और जैसे ही ये रिजीम चेंज आएगा, आप मेरी बात लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए बेशक, जो पाकिस्तान को सपोर्ट आपका अमेरिका से दिख रहा है, वो काफी कुछ हद तक कटेगा। वो ईरान के खिलाफ जो भी उनको एक्शन करना था, इसीलिए पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में काफी टाइम से लिया जा रहा है। लेकिन आई ओवरऑल फील इट विल बी अ फर्स्ट गुड स्टेप टुवर्ड्स कॉमन इरानियन पर्सन। तो मैं इस चीज को बहुत वेलकमिंग देखता हूं, और लड़ाई ना हो इसी में सबका इंटरेस्ट है। और IRGC, मुझे ये दिख रहा है उनके ऑफिसर्स, उनके कर्नल्स मस्ट बी वेरी वेरी नर्वस राइट नाउ, क्योंकि जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। अब बहुत हो चुका है, बहुत एट्रोसिटीज हो चुकी हैं। आई थिंक दे विल बी बुक्ड अंडर द लॉ। ये बच नहीं पाएंगे अब। मतलब इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। लेकिन सर, आप जो बात कह रहे हैं कि वो रिजीम को प्रोटेक्ट करते हैं, IRGC में कोई 10, 20, 50, 100, 150 गुंडे माफिया नहीं है, वो 2 लाख की फौज है। वो करेक्ट जो खामनेई को प्रोटेक्ट करते हैं। कहां जाएंगे ये 2 लाख लोग? ये 2 लाख लोग अगर गदर काटने पर उतारू हो गए, उनके पास ड्रोन्स भी हैं, उनके पास मिसाइल्स भी हैं, उनके पास सारे मिसाइल्स के कमांड एंड कंट्रोल हैं, जितनी आर्मी के पास नहीं है। और IRGC में रिवोल्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि उसके अंदर से कोई रिवोल्ट हो जाए और वो खामनेई के अगेंस्ट खड़े हो जाए। बनाया ही खामनेई ने IRGC को। सर, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, अगर ग्राउंड पे लोग किसी भी एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी आर्मी के खिलाफ हो जाएं, आर्मी नहीं टिक सकती। ये तो IRGC है 2 लाख की, ये ईरानियन मेन स्ट्रीम आर्मी नहीं है। और मेन स्ट्रीम ईरानियन आर्मी के भी लोअर लेवल रैंक्स के अंदर डिसेंट है, और उनको भी बुक किया गया है। आप उठाकर देखिए कितने हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स और जूनियर लेवल ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया IRGC ने, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग द प्रोटेस्ट। तो इनकी फैमिलीज इंटरवीन्ड है। मतलब मैं इस बात को, ईरानियन पीपल, ईरानियन सिविलाइजेशन इज अ वेरी प्राउड सिविलाइजेशन, ये आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा
ये रिजीम जाएगी। और आईआरजीसी मुझे जो दिख रहा है, जो एट्रोसिटीज की हैं उसका उनको आपको लगता है कि भुगतान 2 at लाख some point देना सैनिकों को पड़ेगा। अमेरिका बाहर से कंट्रोल कर लेगा? और इसको आईआरजीसी को एक और टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, इनको खामनेई हाँ। की सेना बोलते हैं, इनको कहते ही नहीं है ये ईरान बिल्कुल। की सेना है। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। ईरान की सेना नहीं है, ये रिजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए खामेनी की सेना है, जो किसी भी तरीके की एट्रोसिटी करने से दो और- बार ही नहीं सोचती। लेकिन जी। आप एक फैक्टर को भूल रहे हैं, जनता। जनता से बढ़कर कुछ नहीं होता सर। ईरान की पॉपुलेशन देखिए, उनके यूथ के नंबर्स देखिए, लोग किस लेवल तक बुलेट्स को फेस कर रहे हैं वो देखिए। 2 लाख लोग तो इवोपरेट कर देंगे। मतलब लोग अमेरिका के लिए अपनी छाती पर बुलेट खा लें? आई एम सॉरी, मतलब हम यूएस के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरानी नागरिक अपने सीने पर बुलेट खाएं और आईआरजीसी से मुकाबला डोनाल्ड करें? ट्रंप के लिए नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका नहीं, आईआरजीसी अपने के बच्चों खिलाफ के लड़ाई भविष्य- लॉन्च कर देना सर। कॉल साहब, सर, आप घुस जाएं सर, यूएस में ट्रंप आईआरजीसी के खिलाफ अपनी आर्मी लेकर, सर जब इतने एक ही चीज कॉन्फिडेंट बताइए, है तो। डोनाल्ड ट्रंप दो पॉइंट्स। पहली जी। बात तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं गोली खा रहे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए गोली खा रहे हैं। नंबर 2, आईआरजीसी के इंस्टॉलेशंस, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स आर वेरी फेयर टारगेट, और वहां आईएसआई, सीआईए और मुसाद और डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज पेनिट्रेटेड है। और आपको दिखेगा, सर इतना ही मुझे ये दिख पेनिट्रेटेड रहा है, होता तो अगर 1979 से आप हटा लेते ना, 2026 आ गया। पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए ना ऑन 47 ईयर्स, 50 साल होने वाले हैं। पब्लिक सपोर्ट बीच में भी कई बार सर, रहा। ईरान में ऐसा नहीं है पहले हाँ। विद्रोह नहीं हुआ कॉल साहब, ईरान में इससे पहले भी बात कई ये- विद्रोह हो चुके हैं सरकार के खिलाफ। इस लेवल का नहीं, इस लेवल का जो ग्राउंड पे अब हो रहा है वो नहीं हुआ। और दूसरी बात, जी। आईआरजीसी हैज हेल्ड इट विद आयरन फिस्ट। अब भूलिए मत, आईआरजीसी इज नॉट अ छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन। आयरन मैं- फिस्ट से मैं- पब्लिक को होल्ड करके रखा है। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन अब आईआरजीसी समय बहुत आ गया है। पावरफुल है। पूर्णिमा जी का रिएक्शन चाहूंगा। पूर्णिमा जी, विवेक जी, दो बात से मैं बात करना चाहूँगी। सर ने अभी, डॉक्टर साहब ने अभी ये बोला था कि लोगों का, जनता इज़ द क्रिटिकल वन, और ऊपर से जनता रिवोल्ट कर रही है, अंदर से कुछ होने वाला है। नो प्रॉब्लम, नो डाउट। लेकिन ये भी तो आप देखो, 1953 का जो कू लगाया था वो कैसे किया था? ब्राइब किया था सीआईए के एजेंट्स, वहाँ के मिलिट्री को अपने साइड लेके आगे थे, फ्लिप किया था मिलिट्री को लिटरली। अभी भी यही भी हो सकता है, ब्राइब करके आप लोगों को पैसा देके रिवोल्ट करवा सकते हो। इंडिया में भी राइट हुआ है, आपके स्ट्रिंग कहीं पे भी निकालो, आपकी सीआईए और मुसाद वहाँ पे मिल जाता है। तो पॉइंट इज नॉट दैट वो लोग आप उनको लग रहा है कि रेवोल्यूशन कर रहे हैं। सर, डॉक्टर साहब और एक बात बोले कि बिना कोई अदर कंट्री की इन्फ्लुएंस की, ये जो बैठने वाला है, बिठाने वाला है, वो तो यूएस का पपेट होने वाला है, जो भी बैठे हैं वहाँ पे। तो इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, अमेरिका वहाँ पे क्या कर रहा है? द आइडिया इज जो भी वहाँ पे बैठे, आज अगर खमीनी बोल दिया कि हम यूएस के पपेट बन जाएंगे, वो जो बोलेंगे वो करेंगे, तो ये सारे सब खत्म हो जाएगा। ये राइट्स, ये किलिंग्स, ये ह्यूमन राइट्स, ये एजेंडा, ये उंगलियां उठाना सब बंद हो जाएगा। अभी वेनेजुएला की सिचुएशन में आपने नार्को टेररिस्ट को अटैक करने बोले थे, कितने नार्को टेररिस्ट आपने वहाँ से उठा के लेके आ गए हो? मुझे कोई नंबर दिया है? आपने कितने हफ्ते से आपने वहाँ पे कंट्रोल करके बैठे हो, खुद को इंटरिम रिजीम बना दिए हो? द पॉइंट इज वेरी सिंपल, यहाँ पे आपके स्पाइज है, इनफिल्ट्रेटेड है, वो आपको पैसे दे रहे हैं, आपके मिलिट्री आपके लोगों को भड़का रहे, बोल रहे कि हमें प्रोग्रेसिव सोसाइटी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑर्गेनिक। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज़ नॉट ऑर्गेनिक। और वहाँ पे जो भी बैठेंगे वो यूएस का पपेट बैठेंगे, सिंपल सी बात है। यही बात अगर कॉल साहब नहीं बोल सकते तो वी हैव ए प्रॉब्लम, बिकॉज टुडे इट इज़ ईरान, टुमारो इट इज़ गोइंग टू बी इंडिया। परसों ये ग्रीनलैंड था, वेनेजुएला था, हॉन्डुरास था। आप कोई भी हिस्ट्री लेके देख लीजिए, हॉन्डुरास का जो 2009 में उनके लीडर को हटाया गया था, अमेरिका ने इन्वॉल्व हुआ था वहाँ पे। किस लिए किया था? कम्युनिज्म। उनका एजेंडा ये था कि वो इज लेफ्ट विंग लीडर, उनको हटा दो। भाई आपके हिसाब से कोई भी कंट्री चलते रहे, आपका वेसल स्टेट बन जाए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं खमेनी का जो रिजीम था उसको मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। दैट इज़ नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज हियर, आज उनको लग रहा है कि दिस इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर देयर एग्जिस्टेंस, तो हाँ वो कुछ भी करेंगे। अब आप बोल रहे हो वहाँ पे शिप लगा दे रहे, ड्रोन लगा दे रहे, मिसाइल लगा दे रहे, क्यों नहीं लगाएंगे? जब यूएसएस इब्राहिम वहाँ पे पहुँचा गया था, किस लिए पहुँचा गया था? पहले तो बताया था ना, बात करेंगे। तो अभी अगर अमेरिका ये कर सकता है कि वो नाटक कर रहा है
कि हम लोग बातें करेंगे, हमारी शर्तों पे बातें होना चाहिए, और ईरान वो शर्त नहीं मान रहे तो बात नहीं होगा। तो भाई तो डिप्लोमेसी ये और बातचीत नहीं ब्लैकमेलिंग है, राइट जी? आप ये कह रही हैं कि ये बातचीत नहीं ब्लैकमेलिंग है जी। मेजर अली शाह कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका फ्रेम भी बीच में फ्रीज हो गया था और बातचीत भी रुक गई थी। मेजर साहब जी देखिए, अगर हम बोलें कि इन बातचीत से कुछ निकला, तो बातचीत बहुत निकली है। मिस्र में भी बातचीत हुई थी, ओआईसी की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे इजराइल और हमास के बारे में पीस टॉक्स हुए थे। 2 भागों में हुए थे, लेकिन ओआईसी एक ही पन्ने में नहीं थी, तो इसलिए एक ही भाग में हुई। निकलकर अब तक कुछ नहीं आया है जी। कई मुलाकातें हुई हैं, और जैसे कि देना साहब ने बिल्कुल सही फरमाया पहले कि मुझे लगता है कि मेजर साहब का जो फ्रेम है फिर से फ्रीज हुआ है और आवाज़ भी नहीं आ पा रही है। यूके देवनाथ सर के पास जा रहा हूँ। यूके देवनाथ सर, 2-3 चीज़ें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात जो धीरज कौल साहब कह रहे हैं कि हाँ ये डिप्लोमेसी टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, तो इसको चैनलाइज करते हुए अमेरिका प्रेशर बढ़ाएगा और यहाँ पर बातचीत के टेबल पर ईरान को लाएगा। पूर्णिमा जी कह रही हैं कि ईरान से अमेरिका का क्या लेना देना है, क्यों ईरान में आपको जबरन आना है, आप फिर कल को किसी और देश पर क्लेम करेंगे। तो आखिर किस तथ्य को यहां सही माना जाए? विवेक, पहली चीज तो अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है ईरान में? क्या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है? मेरे ख्याल से अंग्रेजी में कहावत है, टेक इट विद ए बिग पिंच ऑफ सॉल्ट। दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर कि डिक्टेटर्स हैं, अत्याचारी बैठे हुए हैं, और अमेरिका उनको इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो अमेरिका के तलुए चाटते हैं। अमेरिका का एक ही इंटरेस्ट है ईरान में, जो कि है कच्चा तेल, कच्चा तेल और कच्चा तेल। आज अगर ईरान में गन्ने उग रहे होते, कद्दू उग रहे होते या केले उग रहे होते और जमीन के नीचे रेत के अलावा कुछ नहीं होता, तो अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं होता ईरान में। जहां तक आईआरजी की बात है, ये समझना पड़ेगा कि आईआरजी जो है वो एक 2 लाख स्ट्रॉन्ग, हाईली पॉलिटिसाइज्ड, हाईली मोटिवेटेड और पूरी तरह से डेडिकेटेड फोर्स है, जिनकी की पर्सनल लॉयल्टी टू खोमेनी की, उनकी व्यक्तिगत निष्ठा खोमेनी साहब के लिए एकमात्र फैक्टर होता है उनकी भर्ती के लिए। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि देना चाहता हूं। 1979 के पहले कोई आईआरजी नहीं थी। 1979 के बाद वहां पर सिर्फ ईरान की आर्मी थी। जब खोमेनी पावर में आए, खोमेनी सीनियर, तो उन्हें आते ही पावर में लग गया कि ईरान की जो आर्मी है वो जरा सेक्युलर टाइप है, मॉडरेट है, नरम है और शायद जनता पर फायर नहीं करेगी। तो उन्होंने क्या किया, आईआरजी का जो कॉन्सेप्ट है वो चालू किया। 1981, 82, 83 में आईआरजी को बढ़ाया गया। अब मैं बताता हूं वहां क्यों आईआरजी इतनी सक्सेसफुल होती है और क्यों अभी तक आईआरजी ने दगा नहीं दिया। जैसा दगा का रिसेंट एग्जांपल हम देख चुके हैं वेनेजुएला में, जहां डिफेंस मिनिस्टर खरीद लिया गया, वाइस प्रेसिडेंट खरीद लिया गया, पूरी मिलिट्री की टॉप ब्रास खरीद ली गए। ऐसा वहां क्यों नहीं होता? ये उनके सोशल स्ट्रक्चर में समझना पड़ेगा। आईआरजी में जो भी जवान या अफसर शामिल ज्वाइन करना चाहता है, ये देखा जाता है कि वो किस घराने से आ रहा है, किस कुनबे से आ रहा है, किस गांव से आ रहा है, कौन प्रतिष्ठित लोग हैं जो कि उसको भर्ती के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। तो ऐसे ही गांव से, ऐसे ही कुनबे से या ऐसे ही घरानों से आईआरजी के अफसर और जवान लिए जाते हैं जिनकी व्यक्तिगत निष्ठा आयतुल्लाह खामेनी के लिए है। तो ये कभी विद्रोह करेंगे नहीं। क्या ये 2 लाख स्ट्रेंथ वाले जो हैं, क्या ये 20,000 ईरानियों को मार देंगे? मार देंगे। अच्छा। और वह ऐसा पहले भी कर चुके हैं और अब फिर से करेंगे। अभी तो इसका किया है। बहुत बड़ा रीजन है।
हाँ देखो मेरे को 1 मिनट दो, मैं बोलता हूं रीजन क्या है। बिल्कुल सर, बताइए ना। अगर अगर आईआरजी अगर तख्ता पलट होता है तो कौल साहब ने सही बताया कि आईआरजी के एक एक जवान, एक एक अफसर पर मुकदमा चलेगा और उन सबको फांसी पे लटका दिया जाएगा। हम्म, तो आज की तारीख में आईआरजी के जो जवान और अफसर हैं वो ना सिर्फ आयतुल्लाह खमेनी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी गर्दन सूली पर मार्च अप्रैल में ना लटक जाए इसलिए लड़ रहे वेरी हैं। गुड पॉइंट सर। जी विवेक। और ये एक दो नहीं है, ये लगभग 2 लाख के आसपास है। कॉल साहब, आपको लग रहा है ये मामला, और इनका नाम ही है रिवॉल्यूशनरी गार्ड, और जो रिवॉल्यूशन, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ना, जो 79 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ उसको गार्ड करने वाली सेना, और खामेनेई की पर्सनल आर्मी, जो कि यूके देवनाथ सर कह रहे हैं, उनको अगर लाखों ईरानियों को भी मारना पड़ा खामेनेई को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो पीछे नहीं हटेंगे। विवेक जी, मैं आपको एक छोटी सी फैक्ट बताता हूं, आप सर्च करिए, अपनी टीम को लगाइए, आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों के अंदर कितना इफ्लक्स ऑफ यूएसडी डिफरेंट अकाउंट्स में गया है, इंक्लूडिंग कैरेबियन आइलैंड्स। ऑब्वियसली इट्स वेरी वेल नोन, यूके इज अ हार्बरिंग हब फॉर ऑल दिस काइंड जी। ऑफ मनी, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड। आप हैरान हो जाएंगे, उनके टॉप जनरल्स, आईआरजीसी के लोग, उनके पैसे वहां भाग रहे हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं। और अब रिसेंटली ईरान में एक नया वो निकला था कि अगर आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है, यू कैन बी मैन्युपुलेटेड। चाइना में एक्चुअली, बिलीव इट और नॉट, चाइना हैज केम आउट विद अ न्यू लॉ कि अगर आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, आपको मैन्युपुलेट किया जा सकता है, तो आपकी कोई प्रमोशन नहीं होगी अनलेस यू ब्रिंग योर फैमिली बैक। ईरान भी उसी एंगल के अंदर सोच रहा था, लेकिन ये सब हो गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे बिल्कुल ग्रुप कैप्टन साहब ने बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन इसके अंदर एक स्मॉल पॉइंट मैं ऐड करता हूं। कभी कभी आप एक तरीके के प्रोटेक्टेड विटनेस बन जाते हैं रिजीम के जो आने वाली है, और अपनी खुद ही की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सबूत प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपको एक छोटा सा एस्केप मिले। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आईआरजीसी के 2 लाख लोग अगर आप पकड़ लीजिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो समझते होंगे कि कुछ गलत हो रहा है, अपनी स्किन बचाने के लिए आपको डिसेंट दिखेगा उधर से। मुझे ये एक फेयर गेम लग रही है, लेकिन आईआरजीसी लेफ्ट राइट जाए बगैर, मैं बताता हूं, उसके दिन लिमिटेड है। नहीं, लेकिन उसका आप आयतुल्लाह को नाम बेशक देखिए पार्डन ना मिल जाए। कौल साहब, आप नहीं समझ रहे। मामला यहां कहीं रिजीम चेंज से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला यहां जुड़ा हुआ है इस्लामिक रेवोल्यूशन को गार्ड करना है, इस्लामिक रिजीम को गार्ड करना है, जो ऊपर वाले का आदेश है, यह बताया जाता है उनको। आप कहां से मुकाबला करेंगे? विवेक जी, इसी बात को मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जहां पे रिलीजन और स्टेट एक साथ आ जाए, बारूदी मिक्स बन जाता है। जहां जहां इस्लाम के नाम पे कंट्री को रूल किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, और जब वो लोग समझदारी से चीजों को देखते हैं तो उनको समझ आता है रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर। आप उसे गवर्नेंस में कैसे लेकर आ रहे हैं, और अब इसी के खिलाफ तो वार हो रहा है, और उसी को प्रोटेक्ट करने की जो तलवार है आईआरजीसी, उसको आगे लाया जा रहा है। आप उठाकर देखिए, मुझे लगता है अमेरिका के लिए यहां से बहुत मुश्किल है कि वो रिजीम चेंज कर पाए और आईआरजीसी को साइडलाइन कर पाए, क्योंकि 1979 के बाद से अभी तक कई कोशिशें हो चुकी है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। माफी चाहूंगा, वक्त सीमित है। कॉल साहब फिर कनेक्ट करूंगा तो हम लोग आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव।